प्रवीर जी, बात करें रणभूमि की, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की मूवी है? क्या स्टार कास्ट है? तो रणभूमि है। इधर बॉम्बे में जो एक्टर्स हैं उनके बारे में ही ये फिल्म है। कैसे वो लोग स्ट्रगल करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, और कैसे ऑडिशंस दे दे के किन मुश्किलों से उन लोगों को काम मिलता है, ये होता है, और कैसे उनके हाथ से काम चला भी जाता है। तो इट इज ऑल। सो बहरम खान के किरदार के लिए वो ऑडिशन नहीं था। वो ऑडिशन अक्षय जो है, जिन्होंने अभय का कैरेक्टर निभाया है, ये महाराणा का ऑडिशन दे के आए हैं। और जब हैप्पी गो लकी टाइप का एक लड़का है जो अभी अभी बॉम्बे में आया है, ऑडिशंस दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको बहुत उम्मीदें नहीं है। सेनापति के बेटे का दोस्त का कुछ एक ऑडिशन देने गया और उसको वहां मेन लीड रोल मिल गया। तो वो लीड रोल मिलने के बाद वो कैसे वो तैयारी करते हैं, ये करते हैं, जब वो चला जाता है तो थोड़ा सा वो पूरा वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पे वो बैरम खान चिल्ला के भागता है सड़क पे, वैसा है। तो उन्होंने महाराणा का ऑडिशन दिया हुआ है। लाइक जी। आई एम श्योर आराम नगर का एक्सपीरियंस कहानी में जोड़ उसका कुछ होगा। डेफिनेटली। सबसे एक्सपीरियंस बोले तो यही दोनों को, हाँ, आराम नगर का ही, एक्टर्स तीनों को, बेहतर बना पाएंगे। एक्टर्स को ही ज्यादा आराम नगर का एक्सपीरियंस है। तो कैसा रहा आपका किरदार इसमें? किस तरह एक्सपीरियंस है? नमस्कार, मैं हूँ अक्षय फिरोडिया। एंड आज जो रणभूमि के लिए आप लोग सब यहाँ आए हैं, ये कहानी बेसिकली इस तरह की है जहाँ पे एक एक्टर कैसे हर दिन रणभूमि फेस करता है। बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए जो कि आउटसाइडर्स है, जो एक छोटे शहर से आते हैं, बड़े सपने लेके आते हैं शहर में और कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग उन लोगों के लिए ना हर दिन एक रण की तरह है। बिकॉज एक ऑडिशन के लिए हजारों लोग जाते हैं जिसमें आप फाइट करते हो। तो सबसे पहली चीज तो जैसे इससे पहले वाली कहानी में दादा ने दूसरी इंडस्ट्री का दर्द दिखाया, उसमें इस कहानी में आपको इस इंडस्ट्री का दर्द नजर आएगा। और जब ये स्क्रिप्ट मुझे दादा ने सुनाई तो मैं इससे काफी कुछ रिलेट कर पा रहा था। बिकॉज एक मेरी पर्सनल स्टोरी थी इससे जुड़ी हुई। आई वॉज डूइंग अ शो फॉर स्टार प्लस नेम कॉल्ड पांड्या स्टोर। एंड 3 साल सुपर हिट होने के बाद देन एक ब्रेक था जो मैंने लिया था एक फिल्म के लिए, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, हिंदुस्तान के बहुत ही यंग एंड बहुत फेमस बाबा हैं जिनके जिनकी बायोपिक में करने वाला था। एंड आई वॉज द लीड ऑफ दैट फिल्म। सो उस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट मैंने काफी अरसा दिया था उस किरदार में ढलने के लिए, वैसे ही 6-7 महीने 8 महीने दिए अपने। तो जब वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो उसमें नहीं जाते, हम बताते हैं कि एक आर्टिस्ट की जर्नी क्या होती है। उस आर्टिस्ट ने लाइक मैंने उसके अंदर हर तरीके के एफर्ट्स डाले उस फिल्म को करने के लिए, और बीच में वो फिल्म किसी वजह से नहीं हो पाई। सो वो इम्पैक्ट जो था, जो इतने टाइम मैंने उस फिल्म को दिया, वो मुझे इतना गहन में ले गया कि मैं आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम। उससे निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। बिकॉज एक आर्टिस्ट ना एक बहुत फर्जाइल एक बच्चा होता है। आप अंदर से प्रिपेयर होते हो उस चीज के लिए, और अचानक अगर वो चला जाए ना हाथ से, और तो आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ काफी सारी फिल्मों में हुआ बॉलीवुड में। बिकॉज हम एक छोटी आउटसाइडर है, वी आर नॉट अ स्टार किड, एक नए लोग हैं जहां से आए, हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर भी आगे बढ़ना है, वैसी चीजें थी। तो सेम चीज जब दादा ने ये इस कहानी सुनाई कि एक बच्चा है जो आया है एक छोटे शहर से यहाँ पे, और उसका बड़ा सपना भी नहीं ऐसा है कि यार कुछ भी किरदार मिल जाए उसी में खुश हो जाएंगे, कि उसी में पैसा कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे हम। मगर उसको एक बड़ा सपना दिखा दिया जाता है इस इंडस्ट्री में, तो वो उस सपने को जीने लगता है। और मगर वो जब सपना टूटता है तो लोगों का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, या उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल पे हिल जाती है, ये कहानी इस बारे में है। अजय जी, आपका क्या कहना है किरदार को, क्या? इस फिल्म में? फिल्म के बारे में। किरदार ये को लेके क्या कहना? किरदार को लेके तो ऐसा है कि ये शरद है, और शरद कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है ना। और वो आया था 23 साल का, 40 का हो गया उस टाइम पे। मतलब उसका पेट वेट भी बढ़ गया, सब मोटा हो गया, ये चीजें हुई। और लगभग 2 साल पहले भाई ने हमको ये कहानी सुनाई थी, है ना। फिल्म शुरू होने से 1 साल पहले मैंने इस पे काम चालू कर दिया, बाल बढ़ाए, फिर
हम लोगों ने लगभग 3 महीने 3-4 महीने वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप में एक्चुअली इसके लिए काफी मेहनत की है, मतलब हर आप दो हम लोग स्पेशली डायरेक्टर हमारे हैं, उनका विजन है। और ये बड़ा मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट लाइक, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग लाइमलाइट ग्लैमर वाले लोग हैं जो कैमरा के सामने होते हैं, मगर हमारी हमारी कहानी कोई दिखाने वाला नहीं होता है। आराम नगर में खाली नाम का आराम है। आराम का आराम है ही नहीं वहां तो। दैट्स मैं बोलना चाहूंगा, उसका नाम वैसे लेना नहीं चाहिए। इट्स लाइक एवरीडे नगर, जहाँ पे आपको हर दिन जाना होता है और हर दिन आपको उन गलियों में घूमना होता है। बट मुझे लगता है कि वो भी बहुत सुनहरे दिन होते हैं, जो वो उसी प्रोसेस की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग हमारा इंटरव्यू ले पा रहे हैं। तो वो आराम नगर की गलियों से आज हम आप लोगों के सामने पहुंचे हैं। क्या होता है, 400 लोग होते हैं ऑडिशन में, और कई जगह तो खड़े हुए हैं भीड़ में, तो वो बोल दिया नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। तो मैंने कई बार ऐसा भी बोला, नहीं यार फिट तो है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो और इसमें एक छोटी सी चीज वो थी कि जब बोलते हैं कि भाई आप लाइन बोल लोगे, तो भाई 1000 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ लाइन बोलने ही आए हैं ना। ये मैंने रियल बोला था। तो ये दादा की पहली, ये इनने बताया ना कि मैंने सच में बोला था। एक प्रोड्यूसर, मैं फर्स्ट शूट करने गया था, तो काम तो मिल नहीं रहा था, ऐसे छोटा सा कैरेक्टर था, उसके लिए चला गया। और हुआ ऐसा कि जो बड़ा जो नेगेटिव कर रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, अपना कॉस्ट्यूम उतार के चला गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे को देख रहे हैं, पूछा आप डायलॉग बोल लोगे? मैं सर 1100 किलोमीटर दूर से मैं डायलॉग बोलने ही आया हूँ। तो बोलता हाँ 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 बोलेगा बोलेगा। तो फिर उसका मेन किया मैंने नेगेटिव में, लगभग 4 दिन शूट चला था। ये रिश्ता एक सीरियल आता था जी टीवी पे। सर आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे, आपका परिचय पहले। मेरा नाम सिद्धांत बदानी है, मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, बट मूवी में एज एन एक्टर मैं असली लाइफ में तो इस तरफ हूँ इनके कैरेक्टरों में। बट मूवी में मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया है वो डेफिनेटली मेरे से बिल्कुल उल्टा है। रियल लाइफ में मैं हमेशा इस तरफ रहता हूँ, बट मूवी में मैं इस तरफ हूँ। तो जो रियल लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है, कास्टिंग का ऑडिशन देना, फिर रिजेक्शंस एंड ऑल, तो मेरे लिए कास्टिंग डायरेक्टर का रोल वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि हम रियल लाइफ में रोज उनको देख रहे हैं, रोज उनको फेस कर रहे हैं, तो इजी था मेरे लिए। अक्षय, और मैं आपसे जाना, अभी हाल ही में एक इंटरनेट पे एक बहुत वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ कोई बेचारे स्ट्रगलर एक्टर है, और उन्होंने मतलब ऐसी सी बात की कि सिर्फ कास्टिंग ये सब बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है। भी अंत में वही होता है कि जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, ऊपर होते हैं, कौन होते हैं पता नहीं, वो उन्हीं को लेते हैं जिनको वो लेना है। सर ये तो ट्रुथ है, ये इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तो सच्चाई है, क्योंकि कास्टिंग तो पहले ही लॉक हो जाती है, नीचे तो कैरेक्टर्स ही आते हैं जिनकी कास्टिंग होती है छोटे मोटे किरदारों के लिए। मगर मैं एक चीज बोलूंगा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं साइमल्टेनियसली इस इंडस्ट्री में, ऐसे प्रोडक्शन और ऐसे डायरेक्टर्स आ गए हैं आज, जैसे परिवेश दादा है, ही इज वन ऑफ देम, जो नए नए आर्टिस्ट को, नए टैलेंट्स को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। इनका प्लान है कि ऐसे ही आर्टिस्टों के साथ काम करूं जो कि सच में जिनमें टैलेंट है, जो कि कहीं उनको फेम की जरूरत नहीं है, वो अपनी टैलेंट से वो फेम पाएंगे। दो तरीका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में ओनली लूप होल्स है जहाँ पे आप ये कहें कि यार बुरा ही बुरा है। नहीं, आज के टाइम पे आप देखिए कितने सारे कलाकारों को मौका मिल रहा है, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे एनएसडी के पास आउट्स हो, या फिर अलग अलग जगह के किरदार हो, जो आ रहे हैं इस शहर में और उनको काम मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है, और अभी एक नया डिपार्टमेंट और आ गया, अभी वर्टिकल सीरीज आ गई है, कोई डिफरेंट सीरीज शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में काम करने वालों की कमी है, काम की कमी नहीं। काम बहुत है, अगर आप मेहनत से लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो उम्मीद मिलेगी और वो काम मिलेगा, और वो लोग अपने आप आपको मिलेंगे जो आपको वहां तक लेके जाएंगे। आखिरी सवाल सर आपसे प्रवीण जी, एआई का भी जमाना आ गया है और कलाकार को भी साइड किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? अभी तो वो आर्टिस्ट की बात हो रही थी, ये फिर आगे आर्टिस्ट के पेट पे लात मार रहे हो आप। नहीं, बननी स्टार्ट हो गई है। हाँ हो गया, बननी स्टार्ट हो गई है, बट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा। एआई के अपने एक लिमिटेशंस है। मुझे लगता है क्रिएटिविटी वाला जितना काम है
वो जो एक ह्यूमन माइंड है वो जितने अच्छे से कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। एआई से आप चीज़ों को अलग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत लोग बहुत अच्छे से स्मार्टली उसको यूज़ कर भी रहे हैं। जैसे राइटर एक स्टोरी लिखता है तो अब उसको बहुत सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बोल देता है, कमांड देता है, पूरा स्टोरी उसमें कॉपी पेस्ट करेगा तो सारा फॉर्मेट आ जाता है उसमें बन के। तो आप किस तरह से उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंस को अभी कुछ समय तक तो रिप्लेस नहीं कर सकता, आई का कुछ नहीं कर और सकता एआई के लिए हम जो कमेंट कर रहे हैं, अगर साइमल्टेनियसली देखें एआई के साथ साथ अभी थिएटर की डिमांड कितनी बढ़ गई है। लोग अब थिएटर प्लेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, कमर्शियलाइज होने लग गए हैं, लोग रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो जितना एआई की तरफ हमें मिल रहा है नए ऑप्शंस, वैसे ही हमारी तरफ नए दूसरी चीजें भी थिएटर्स खुल रही और हैं। इसकी तरफ रास्ते खुलते जा रहे हैं, अभी, रियलिज्म की तरफ रास्ते खुलते प्रिया जहां से है, एजीपी वर्ल्ड, इन लोगों से बड़ा कोई प्रोडक्शन हाउस है नहीं अभी थिएटर का अपना इंडिया में। सबसे बड़ा प्ले भी देवदास इन लोगों ने ही बनाया है, बर्फ अपना सौरभ शुक्ला जी का, या अभी महेश मांजरेकर जी का एक प्ले इनका चल रहा है। तो इन लोग काफी थिएटर करते हैं और सारे कमर्शियल थिएटर हैं। तो दीज गाइज आर लाइक अच्छा एआई रन करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए और हम कभी रिप्लेस नहीं होंगे, दैट फॉर श्योर। कमांड डालेंगे कोई चाहिए। ठीक है सर, आपकी फिल्म लेट हो रही है। ठीक है, थैंक यू सर। काफी सवाल है सर हाँ। डायरेक्टर साहब से। आप और पूछो सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम लोगों ने रखा क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली हाँ, कुछ लोग बड़ी जल्दी जाना है तो हम हम्म। पहले ये कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर में। अरे बाप रे, मुफ्ती रख पे आपने हाथ रख दिया है। अभी मैं उठ मैंने तो के सुना है कि शॉर्ट फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं रोने ही लगूंगा उठ के। नहीं देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये तो सच है कि शॉर्ट फिल्म्स के लिए प्रोड्यूसर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जैसे शॉर्ट फिल्म के लिए एक्टर्स पैशनेट चाहिए, डायरेक्टर पैशनेट चाहिए, वैसे ही प्रोड्यूसर भी आपको पैशनेट ही चाहिए, जिसको मालूम है कि भाई जो भी लगा रहा हो वापस नहीं आने वाला। क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स आपको कमर्शियल वो तरह से रिटर्न्स देती नहीं है। बट यस, फेस्टिवल में वो आर्टिस्ट जो होते हैं, आपके एक्टर्स को एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, डायरेक्टर है या प्रोडक्शन हाउस है, उस तरह से हमको एक वो मिलता है। बट हाँ, पैसा लगाने वाले अगर जो लोग हैं वो लोग बहुत सोच समझ के शॉर्ट फिल्म करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बट सिंस माय दिस थिंग, एजीपी के साथ मेरा बहुत पुराना ये है, बहुत साल हो गए एजीपी के साथ। मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म की थी ओनाके बाबा, जो बर्लिन वगैरह और बहुत सारे फेस्टिवल्स में जिसने बहुत अच्छा किया था, पेरिस लंदन सब जगह। तो उन लोगों के साथ मैं काफी समय से कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एक फ्रेंच फिल्म भी की जो 2 जगह हमारी नॉमिनेशन हुआ है, पेरिस और एलए लिफ्ट ऑफ में, 7 स्टेप्स ऑफ शिवा। तो वो हमारी ऑलरेडी फेस्टिवल्स में अभी गई है, और अब बस ये स्क्रीनिंग के बाद ये लोग ये वाली फिल्म्स भी करना चालू कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।